हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 9th में आज हम प्राकृतिक संसाधन वाले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। बिना देरी किए हुए चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और चर्चा करेंगे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। चैप्टर नंबर 14 है आपका प्राकृतिक संपदा यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर जो जीवन है ना। हम चैप्टर को क्या करेंगे, उसकी प्राकृतिक संसाधन। आप सभी को पता है कि हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है उनको हमें संरक्षित रखने की जरूरत होती है, उसको हमें संभालने की जरूरत होती है ना। तो पृथ्वी पर जीवन मृदा, वायु, जल तथा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जैसी संपदाओं पर निर्भर करता है। जो आपका पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है वो किस पे निर्भर करता है? जीवन जो है वो पाई जाने वाली मिट्टी, वायु, जल और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, ये संपदाएं हैं, हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं। ये प्राकृतिक संसाधन जिनको हम प्राकृतिक संसाधन के रूप में कहते हैं वो आप, है ना। तो हमें अपनी प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित करने की आवश्यकता है, उन्हें संपोषणीय रूप में उपयोग करने की जरूरत है। मतलब कि आप सभी को पता है कि हमारे पास जो भी प्राकृतिक संपदाएं हैं उसमें से सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो है वो हमारे पास अनलिमिटेड है, यानी कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके अलावा जो भी आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास एक लिमिटेड मात्रा में है ना। जो आपके पास, आप सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे क्या पाई जाती है, जहाँ पे लाइफ पाई जाती है, जहाँ पे जीवन पाया जाता है। तो पृथ्वी पर जीवन जो है वो किन किन चीजों पे निर्भर करता है? पृथ्वी पर जीवन बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे निर्भर करता है। जैसे कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वो आप सभी जानते हैं कि जीवन के लिए क्या चीज का होना, परिवेश के लिए टेम्परेचर, कितना तापमान होना चाहिए, जल, भोजन, इसकी सब की आवश्यकता होती है हम सभी को। तो पृथ्वी पर, हमारी धरती पर उपलब्ध सभी तरीके के जीवों की जो बेसिक नीड है, जो मूल आवश्यकता है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें सूर्य से ऊर्जा लेनी होती है। और पृथ्वी पर उपलब्ध जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, उनकी भी उपयोग की आवश्यकता हमें होती है। जैसे हम जल का उपयोग करते हैं, आप सबको पता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर क्या क्या चीजें हैं? जल मंडल है, वायुमंडल है और स्थल मंडल है। यानी कि जमीन के अंदर का जीवन, पानी और पानी के अंदर का जीवन, और वायुमंडल और उसमें उपस्थित अलग अलग रेशियो में पाई जाने वाली गैसेस। तो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत होती है बच्चों, सबसे ऊपर वाली परत, वो क्या कहलाती है? वो स्थल मंडल कहलाती है ना। जो पृथ्वी की सबसे बाहर वाली परत होती है वो स्थल मंडल कहलाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, आप सबको पता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या करती हैं? ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने के लिए और उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है ना। वायु, जल और मृदा का प्रदूषण, आप सबको पता है कि इसमें क्या हो रहा है? अब पोल्यूशन होता जा रहा है। प्रदूषण जीवन की गुणवत्ता को और जैव विविधताओं को क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। अब इसमें हम स्थल मंडल किसको कहते हैं? पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं, है ना। और पृथ्वी के 75% भाग में क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है, जिसको हम जल मंडल कहते हैं, है ना। और जल ज्यादातर भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल की तरह ढके रहती है ना, यानी कि पूरा धरती जो है वो वायुमंडल से कवर्ड है।
पूरी धरती जो है वो वायुमंडल से कवर्ड है, अलग अलग गैसों का उसमें सम्मिश्रण पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। लेकिन जीवित पदार्थ उसी जगह पे होते हैं जहां पे ये तीनों मंडल, मतलब जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, तीनों चीजें जहां पे पाई जाती हैं वहीं पे जीवित पदार्थ पाए जाते हैं। जहां पे ये तीनों चीजें जो जीवन के लिए जरूरी हैं वो प्रेजेंट होती हैं, वहीं पर जीवन पाया जाता है। तो जीवन को आश्रय देने वाला जो पृथ्वी का घेरा है उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है उसको हम स्थल मंडल कहते हैं, और जल मंडल। ये एक दूसरे से मिल करके जीवन को संभव बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम जीव मंडल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वो घेरा जहाँ पे वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे हम जीव मंडल के नाम से जानते हैं। सजीव जो है वो जीव मंडल के जैविक घटक को बनाते हैं, और वायु, जल, मृदा ये जीव मंडल के क्या है, निर्जीव घटक हैं, है ना, जिन्हें बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट के रूप में भी जाना जाता है। जीव मंडल के सभी सजीवों को जैव घटक कहा जाता है, जैसे कि पेड़ पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव, इन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट के नाम से भी जानते हैं। जीव मंडल के कुछ घटक जैसे कि वायु, जल और मृदा, हवा, पानी और सॉइल, ये सभी क्या है, ये निर्जीव घटक कहलाते हैं, जिन्हें हम अजैव घटक कहते हैं या एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दो विधियों से अलग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों से अलग होती है। एक तो हरे पेड़ पौधे सूरज की किरणों में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं, यानी कि बात किसकी हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की बात हो रही है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग ग्लूकोज के रूप में किया जाता है। बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपना क्या बना लेते हैं, कवच बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है बहुत सारे ऐसे जीव जो समुद्र के अंदर रहते हैं। आप सबको पता है उनके पास बहुत हार्ड कवच पाया जाता है अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, और वो समुद्री जल में जो घुलनशील कार्बोनेट होता है उससे ये कवच बना लेते हैं। क्या जीव मंडल कैसा होता है, जीव मंडल में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में क्या होता है, सामंजस्य बैठाया जाता है, जिससे जीव मंडल जो है गतिशील होता है और स्थिर होता है ना। आप सबको ये चीजें पता है। आप सबको पता है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली अलग अलग गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जीवन की श्वास के बारे में यदि हम बात करें, वायु के घटकों के बारे में अगर बात करें, तो आप सबको पता है कि वायु जो है वो बहुत सारी गैसों का सम्मिश्रण होती है। वायु जो है वो ऊष्मा का क्या होती है, वायु ऊष्मा का कुचालक होती है, और अलग अलग गैसों का सम्मिश्रण होती है। जैसे आप सबको पता है वायु में कौन कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, वायु में प्रेजेंट होती है आपकी नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर या जल वाष्प भी उसमें प्रेजेंट होता है। जैसे आप सभी को पता है कि 78% के करीब नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वायु में, 21% के करीब आपका ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, 3% के करीब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और कुछ मात्रा में उसमें जल वाष्प और अलग अलग बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये जानना कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, पृथ्वी पर जो जीवन है वो किस लिए है। वायु के जो कंपोनेंट्स हैं, एयर का कंपोनेंट्स, उसमें जो अलग अलग गैसेस हैं उनका जो सम्मिश्रण है, उसका कंपोनेंट मिक्स तौर पे जो है वो वायु के घटकों का परिणाम
है। आप सबको पता है कि जो सौर मंडल में और सारे ग्रह हैं, उनमें किसी भी ग्रह पे किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पाया जाता है ना? और किसी भी ग्रह पे जीवन नहीं है। क्या मंगल पे जीवन है? क्या शुक्र पे लाइफ है? नहीं है ना? वहां पे जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? पता लगा कि वायुमंडल का जो मुख्य घटक है वहां पे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसीलिए वहां पे लाइफ नहीं है। वहां पे पानी है कि नहीं इसका भी पता नहीं, तापमान कैसा है, तो जीवन कैसे पॉसिबल है ना? वास्तव में जो शुक्र है, जो मंगल ग्रह है, उस पे उसके वायुमंडल में 95% से लेकर के 97% तक का क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वहां की वायु में। तो उसमें जीवन जो है वो संभव नहीं है ना? वायुमंडल में आप सबको पता है कि वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय यहाँ तक कि पूरे वर्ष लगभग नियत रखता है। जो वायुमंडल होता है उसी के कारण जो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है वो दिन के टाइम पे और रात के टाइम पे पूरे साल लगभग लगभग कंट्रोल में रहता है, नहीं फिक्स रहता है कि इतना ही होने वाला है। वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। यानी कि वायुमंडल में आप सबको पता है वायुमंडल में क्या प्रेजेंट है? वायुमंडल में अलग अलग गैसों का सम्मिश्रण है, अलग अलग गैसों का सम्मिश्रण है। तो इस कारण से दिन के समय में जो पृथ्वी का औसत तापमान होता है वो पूरे साल लगभग एक जैसा होता है। वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है, यानी कि जो सूरज का प्रकाश आ रहा होता है हमारी पृथ्वी पर उसको अचानक से बहुत ज्यादा नहीं करता। और रात के टाइम पे, क्योंकि रात के टाइम पे सूरज की रोशनी नहीं होती है तो ऊष्मा जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो रात के टाइम पे ऊष्मा को स्पेस में जाने से रोक लेता है, क्योंकि रात में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो वातावरण में क्या हो जाती है? थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि पौधे उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का यूज प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं कर रहे होते हैं। उसी तरह से स्थलीय भाग जो है वो जलीय भाग की तुलना में अधिक जल्दी गर्म हो जाता है और ठंडा भी थोड़ा जल्दी होता है ना? जो टेरेस्ट्रियल पार्ट्स हैं, जो स्थलीय भाग हैं या जो एक्वेटिक पार्ट हैं, जलीय भाग हैं, उनसे होने वाले विकिरण के परावर्तन और पुनर्विकिरण के कारण वायुमंडल क्या हो जाता है बच्चों? गर्म हो जाता है। और गर्म होने पर वायु में धाराएं, संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, है ना? तो ये आपके जलवायु में वायुमंडल की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका है ना? अब आप ये सोचें कि किस तरह से सूर्य से लगभग उतनी ही दूरी पर है जितनी की पृथ्वी। चंद्रमा के बारे में अगर हम सोचें तो आपको पता चलेगा कि जो चंद्रमा है वो सूर्य से लगभग उतनी ही दूरी पर है, लगभग कहेंगे जितनी की पृथ्वी। इसके बावजूद चंद्रमा की सतह पर जहां पर वायुमंडल नहीं है वहां पर तापमान जो है वो कितना रहता है? माइनस में रहता है। -190 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। -190 भी रहता है और 110 डिग्री भी रहता है ना? तो आपको पता है कि जैसे बालू है और पानी है, एक समान दर से वो गर्म नहीं होते। आपको उनके ठंडा होने की दर के बारे में सोचना होगा, है ना? कैसे अपने उसके लिए आप अनुमान लगा, बालू और आप पानी का एग्जाम्पल इसके लिए ले सकते हैं। स्थल के ऊपर की वायु जो है वो तेजी से गर्म होकर के ऊपर उठना। दूसरे क्षेत्र में जो वायु की गति होती है उससे क्या होता है? पवन का निर्माण होता है। कभी कभी जो पवन है उसकी गति हल्की होती है, कभी तेज होती है, कभी बहुत ज्यादा होती है और उसको अलग अलग नाम से भी हम जानते हैं। पृथ्वी के अलग अलग भागों का तापमान आप सभी को पता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति और पवन के मार्ग में आने वाले जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो पवन को प्रभावित करने वाले कारक हैं।
इसी तरह से जो रेन का पैटर्न है, जो वर्षा का पैटर्न है और जो हवा चलने का पैटर्न है, वो मतलब वर्षा का पैटर्न जो है वो डिपेंडेंट होता है, हवा जो पवन का पैटर्न है उस पर वर्षा का पैटर्न जो है वो डिपेंडेंट होता है। अब इसी तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉसिल फ्यूल्स में जीवाश्मी ईंधन के रूप में कोयला, पेट्रोलियम, उसमें सल्फर और नाइट्रोजन जो है वो कम मात्रा में पाई जाती है, जिनको जलाने से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे प्रदूषक निकलते हैं, जो वर्षा में मिलकर क्या करते हैं बच्चों, वर्षा को अम्लीय बना देते हैं या अम्लीय वर्षा करते हैं, एसिड रेन करते हैं। आपने क्लास 8th में इसके बारे में बहुत पूरा चैप्टर है उसके बारे में, अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या जीवाश्मी ईंधनों का जो दहन होता है वो क्या करता है, वायु में निलंबित कणों के सस्पेंडेड पार्टिकल्स की मात्रा को बढ़ा देता है। और ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बिना जले कार्बन के कण हो सकते हैं या पदार्थ होते हैं जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो आप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके इनकम्प्लीट बर्निंग के कारण क्या होता है, इनकम्प्लीट बर्निंग के कारण जो हवा है उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है और ये प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण भी होती है। तो जो आपको पता है कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में यदि बैलेंस ना हो, यदि सामंजस्य ना हो, तो जीवमंडल के जो विभिन्न घटक हैं, है ना, उसमें पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण किए बिना ये चीज पॉसिबल नहीं है ना। तो अब आप सभी को पता है कि अलग अलग चक्र पाए जाते हैं वातावरण में, है ना, जैसे कि जल चक्र पाया जाता है, नाइट्रोजन चक्र पाया जाता है, कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम जैव रासायनिक चक्रण कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम जैव रासायनिक चक्रण कहते हैं। आप सबको पता है कि जल जो है वो क्या है, एक बहुत ज्यादा अद्भुत द्रव है और आप बिना किसी शंका के ये बात कह सकते हैं कि यदि जल है तो ही जीवन है, जल यदि ना हो तो जीवन का होना पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो जो ये जैव रासायनिक चक्र होते हैं, इनमें चक्र में क्या होता है, एक जो पोषक तत्व हैं वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। जो ये रासायनिक चक्रण आपको बता रही हूँ मैं, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र और आपका ऑक्सीजन चक्र होता है, इसको हम जैव रासायनिक चक्रण कहते हैं। तो ये क्या है, ये एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में चेंज करता रहता है। जैव रासायनिक चक्रों में जो इम्पोर्टेंट पोषक तत्व होते हैं वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। अब इन चक्रों के साथ साथ क्या होता है कि वायु और कोहरे में प्रदूषकों की जो भारी मात्रा है उसमें क्या हो जाती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। आपने ये शब्द जरूर सुना होगा धूम कोहरा के बारे में या स्मॉग के बारे में। स्मॉग क्या होता है, फॉग और स्मोक का सम्मिश्रण स्मॉग कहलाता है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में ठंड के समय में जो जिस तरीके का मौसम होता है उसमें क्या होता है, कोहरा भी मौजूद होता है और आपका जो गाड़ियां चलती हैं फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से, इनकम्प्लीट बर्निंग से क्या निकलता है, स्मोक निकलता रहता है और उन दोनों के मिक्स हो जाने के कारण विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, यानी कि गाड़ियां चलाते समय आगे दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। विजिबिलिटी कम होने का मतलब ये है कि दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। पहाड़ों में इस तरीके का धूम कोहरा बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, बहुत कम पाया जाता है, लेकिन जहाँ पे प्रदूषण ज्यादा है वहां पे स्मॉग की मात्रा ज्यादा होती है। तो धूम कोहरा जो है वो किसकी तरफ संकेत करता है, धूम कोहरा संकेत करता है कि मतलब जो वायु प्रदूषण है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है ना। किस चीज को कहते हैं वायु प्रदूषण, अगर वायु में यानी कि जिस हवा को हम सांस के रूप में ले रहे हैं उस हवा में
यदि मनुष्यों के लिए हानिकारक पदार्थों की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम, ऐसी स्थिति को हम एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण की कैटेगरी में लेकर आ जाएंगे और उस समय पे हमें सचेत होने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना। आप सबको पता है कि जो कोशिकीय प्रक्रियाएं होती हैं, जो सेलुलर फंक्शंस होते हैं हमारे, वो सारे के सारे किस में होते हैं, जलीय माध्यम में। क्योंकि कोशिका के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और सभी प्रतिक्रियाएं जो हमारे शरीर में या सेल्स के अंदर होती हैं वो जल में घुले हुए पदार्थों में होती हैं। तो जैसे हम अगर ठोस, द्रव और गैस की बात करें, है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह अगर फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट देखें तो एक जगह से दूसरी जगह तो वही पदार्थ जा सकता है जो जल में घुली हुई अवस्था में होता है ना। ठोस एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता। तो अगर संवहन, किसी शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का संवहन जो होता है, उसके लिए क्या, घुली हुई अवस्था का होना जरूरी है, यानी कि उसका लिक्विड स्टेट में होना जरूरी है। आप सबको पता है कि स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल की जरूरत होती है, यानी कि साफ पोटेबल वाटर की जरूरत होती है, जो पीने योग्य पानी की जरूरत होती है। क्योंकि खारे जल में नमक की मात्रा ज्यादा होने के कारण जीवों का शरीर जो है वो सहन नहीं कर पाता है। अब ये आप कहेंगे कि जलीय जीवों का क्या, जो जल में ही रहते हैं वो अपने शरीर को उस जल के अनुसार अनुकूलित बना लेते हैं। स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए खारे जल की ही आवश्यकता होती है ना। तो इस तरह से आप सबको पता चला कि शैल जो टूटते हैं उनसे क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है ना। और सूर्य, जल, वायु और लाइकेन, इनके जैसे जीव हैं वो सभी मृदा के निर्माण में सहायक कारक हैं, हेल्पफुल फैक्टर्स हैं। और ह्यूमस किसे कहते हैं, जो आपकी सॉइल होती है, सॉइल की सबसे ऊपरी परत में सड़े गले जीवों के अवशेष भी मिले होते हैं, सूखी पत्तियां भी मिली हुई होती हैं। ये क्या करती हैं, मृदा को उपजाऊ बना देती हैं, फर्टाइल बना देती है। तो सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है उसको हम ह्यूमस कहते हैं, और वो जो है वो मिट्टी को बहुत ज्यादा उपजाऊ या ह्यूमस बनाती है। ह्यूमस जो है वो क्या करते हैं, मृदा को सरंध्र बनाते हैं, यानी कि उसको पोरस बनाते हैं, जिसमें पानी को अब्सॉर्ब करने की पावर जो है वो बहुत ज्यादा होती है ना। इस तरह से ह्यूमस, जब हम ये कहते हैं कि सॉइल इरोजन हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मृदा का जो ऊपरी भाग है, जो उपजाऊ भाग है, उसका हट जाना ही क्या कहलाता है, मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन कहलाता है ना। कुछ उपयोगी पदार्थों का मृदा से हटना एवं हानिकारक पदार्थों का मृदा में मिलना ही सॉइल पोल्यूशन, जिससे क्या होने लगता है, पृथ्वी की फर्टिलिटी कम होने लगती है और उसमें जो जैव विविधता है वो नष्ट होने लगती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सॉइल पोल्यूशन भी कहते हैं, है ना। आपका अलग अलग प्रकार के रासायनिक चक्र भी पाए जाते हैं। जंगलों का कटना, डिफॉरेस्टेशन जो है वो सॉइल इरोजन का एक बहुत बड़ा कारण है। जंगलों का कटना किसको बढ़ाता है, जंगलों का कटना मृदा अपरदन को बढ़ाता है। पौधों की जड़ें जो हैं वो किसको, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती हैं। क्यों, क्योंकि ये मिट्टी को बांधे रखती हैं। पौधों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, इसलिए वो मृदा अपरदन को रोकती हैं, है ना। जीवन को स्थल पर निर्धारित करने वाले कारकों में जल, तापमान और मिट्टी की प्रकृति जो है वो महत्वपूर्ण कारक है। जीवन को स्थल पर निर्धारित करने वाले कारकों में जल, तापमान और मिट्टी, इसकी प्रकृति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कारक है।
आप सभी को पता है कि जो जैव रासायनिक चक्र होते हैं उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों, इनको आपको नोट करना है। जैव रासायनिक चक्रों द्वारा जीव मंडल के विभिन्न घटकों के बीच जो है क्या होता है, पौधों की जड़ें क्या करती हैं, मृदा अपरदन को रोकती हैं, यानी कि सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो मृदा से मृदा के ऊपरी और उपजाऊ भाग का हटना जो है क्या कहलाता है बच्चों, सॉइल इरोजन कहलाता है या मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है कि जो आपकी जमीन है, जमीन कई अलग अलग परतों में होती है, तो सबसे जो ऊपरी पार्ट होता है, सबसे ऊपरी परत होती है जो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको ह्यूमस कहते हैं। उसमें बहुत सारी मात्रा में उर्वरता को बढ़ाए जा सकने वाले तत्व मौजूद होते हैं। तो जब बारिश होती है या जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, जो ऊपरी परत है बच्चों, जब डिफॉरेस्टेशन के कारण जंगल जब कम होते रहते हैं, जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं। जड़ें जब नहीं होती मिट्टी में तो क्या होता है, ऊपर की परत बारिश के कारण बहती है। जैसे पहाड़ों पे जब बारिश होती है तो ऊपर वाली परत जो है वो बह करके नीचे की तरफ आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कि उसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो, बड़े बड़े पहाड़ भी गिर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सबसे पहले क्या चीज खत्म होती है, फर्टिलिटी। जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है ना। तो इस तरह से मिट्टी जो है, पौधों की जड़ें, ये आपका सॉइल इरोजन को कंट्रोल करती हैं, सॉइल इरोजन को रोकती हैं, है ना। पौधों की जड़ें मृदा अपरदन को रोकती हैं और ये मिट्टी को बांधे रखती हैं। इसी तरह से जीवन को स्थल पर निर्धारित करने वाले कारकों में, यानी कि लाइफ को जमीन पे जो निर्धारित करने वाले कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो प्रभाव डालते हैं जीवन पर, वो कौन कौन से हैं, जल हैं, तापमान है यानी कि पृथ्वी का टेम्परेचर, और मिट्टी की प्रकृति, किस प्रकार की मिट्टी है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो इस तरह से बहुत सारे चक्र होते हैं जो प्रकृति में चलते रहते हैं जीवन को मेंटेन करने के लिए। तो जिस चक्र के द्वारा जीव मंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ एवं ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव रासायनिक चक्र यानी कि बायोकेमिकल साइकिल। क्या कहते हैं, जैव रासायनिक चक्र मतलब कि बायोकेमिकल साइकिल। इसमें जैविक घटक भी यूज होते हैं और केमिकल्स भी यूज होते हैं, जिसमें अलग अलग चक्रों के बारे में आपको बताऊंगी मैं। प्रकृति में होने वाले जलीय चक्र के बारे में, प्रकृति में होने वाले नाइट्रोजन चक्र के बारे में और प्रकृति में होने वाले ऑक्सीजन चक्र के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। कौन कौन से चक्र पाए जाते हैं, जलीय चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र एवं ऑक्सीजन चक्र। ये जो है ये सभी जैव रासायनिक चक्र के भाग हैं। यानी अलग अलग प्रकार से ये जो साइकिल है वो चलती रहती है हमारे वातावरण में। जीवमंडल का जो बायोटिक कंपोनेंट वाला पार्ट है और एबायोटिक कंपोनेंट वाला जो पार्ट है, उसके बीच में जो बैलेंस है वो कौन बनाता है, अलग अलग घटकों के बीच में, अलग अलग फैक्टर्स के बीच में पदार्थों का और एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है, ऊर्जा का स्थानांतरण रहता है। तो अब आपको कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो इस बैलेंस को मेंटेन रखती हैं उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको जलीय चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र के बारे में विस्तार से जानना होगा। जैसे जो ये जैव रासायनिक चक्र होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जीवमंडल के अलग अलग घटकों के बीच में पदार्थ और ऊर्जा का इसमें स्थानांतरण होता है। इसमें क्या होता है, पदार्थों का और एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो जलीय चक्र, आपको नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र, इसके बारे में अलग अलग आप अगले सेशन में हम अलग अलग इसको बना बना के भी चर्चा कर लेंगे।
आज की क्लास में आपने ये जाना कि जैव रासायनिक चक्र जो होते हैं इसके 4 प्रकारों के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि चक्र सामने स्क्रीन पर दिखा करके ही आपको समझाया जा सकता है। आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने प्राकृतिक संपदा के बारे में बात करी और कुछ जैव रासायनिक चक्रों के बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।